नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेआवाज लाठी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेआवाज लाठी। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़ों से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाकर बोले, कितने नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते कहते वे रो भी पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को भी अपने बैग में रख लिया और अपने एक दोस्त को फोन किया जो कि एक वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते उनका दोस्त राधेश्याम स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। कैलाश बाबू ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज रोज के कलह से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने पूछा नहीं कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश ही की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान कैलाश बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में कैलाश बाबू के पास पैसा था, जिससे उन्होंने वृद्धाश्रम की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसके बाद में वे वहां रहने लगे। कैलाश बाबू का स्वभाव ऐसा था कि बहुत कम समय में उनके बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ अपने हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को आश्रम में ही अच्छा लगने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में ज्यादा शांति मिलती थी। यहाँ सब लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से कैलाश बाबू का हृदय छलनी हो चुका था। वे हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए ही कहते थे, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी। लड़के ने माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात करने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस लड़का और वो दूसरी महिला कार में बैठकर चले गए। बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक तो जैसे असमंजस में खड़ी थी। उसके बाद बड़े भारी भारी कदमों से अपने आंसू पोंछते हुए वह वृद्धाश्रम के ऑफिस पहुंच गई। कैलाश बाबू की ओर देखते हुए उसने अपने सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा लिया और फिर बिना कुछ कहे ऑफिस की तलाश में एक तरफ चली गई। तभी कैलाश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है। अक्सर कैलाश बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लों से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपाकर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो कैलाश बाबू उसी समय टहल रहे थे। टहलते टहलते वो उस तरफ निकल गए जिस तरफ वो महिला काम कर रही थी। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया था। उस महिला का चेहरा देखते ही कैलाश बाबू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया।
उसी समय उन एक मित्र उनके पास आया और बोला, अरे खाना खाने का समय हो गया है, तुम इधर कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं तो, कुछ भी नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था। बस मैं भी आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद कैलाश नाथ जी की नजरें बार बार जानकी देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछने लगे, 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, आज वह खाना खाने नहीं आई है? क्या बात है? उन्हें बताया गया कि वह माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। और फिर परेशान भी क्यों ना हो, आखिर को उनके बेटे बहू ने उनके साथ जो किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी न करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं, सुबह से अपने कमरे में बैठी है और रोए जा रही है, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी का काम करने को दिया गया है। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर के बाद वह महिला विभाग में जानकी जी के पास गए। कैलाश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर जानकी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी कैलाश बाबू बोले, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। यह देखकर कैलाश बाबू और अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर दुनिया वालों से पूछे कि क्यों बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक देने की सबकी इच्छा होती है। क्यों कई लोग फेंक ही देते हैं? क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं है? अपने विचारों में मगन कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकरा गया और वो गिरते गिरते बच्चे एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी बोला, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी है? अपना पैर दिखाइए, अगर चोट लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। अरे नहीं, नहीं बेटा, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए कैलाश बाबू प्रांगण में रखे हुए बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीनों पहले घटी घटना को याद करने लगे। उस दिन वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा रोहन चिल्ला कर बोला, क्या आप संभल कर काम नहीं कर सकते बाबूजी? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, हमेशा कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। जब देखो तब चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते हो। अगर कोई काम नहीं होता आपसे तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में बैठा रहा करो। पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते हो। बेटे से इतना भी न बन पाया कि अगर पिता को लगा है, चोट लगी है, तो उनसे चोट के बारे में पूछ ले, चोट पर मरहम पट्टी ही कर दे। एक दिन जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया था, तो अपने बेटे से उन्होंने कहा, बेटा मेरा चश्मा ठीक कर देना, टूट गया है। चश्मे के बिना तो मुझे कुछ ठीक से दिखाई देता नहीं। उनकी बात सुनते ही बहू बीच में इतनी जोर से चिल्ला पड़ी कि बस, चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हो और कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बच्चों की तरह हरकतें हो गई आपकी। ऐसी घटनाएं न जाने कितनी हो गई थी। जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में झांकते कैलाश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधे श्याम जी आते हुए दिखाई दिए। राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, राधे श्याम जी बोले। उसका फोन आया था कि आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधे श्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू परेशान हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तब राधे श्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने आ तो रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैलाश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए।
सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कौन आकर वृद्धाश्रम में रहता है? जब तक एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मन को कड़ा नहीं करता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहीं बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग तो मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों में आंसू भर लेते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव बहुत है। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। कैलाश बाबू उस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए कैलाश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। कर्मचारी की यह बात सुनकर कैलाश जी हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। सोचते सोचते ऑफिस में पहुंचे तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। कैलाश बाबू की आंखों में आंसू छलछलाए। अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे की ओर देखते हुए बोले, यहाँ क्या करने आए हो तुम? मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की इच्छा है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू बोले, देखो, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहां दोबारा नहीं आना चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहां आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैलाश बाबू ने तपाक से कहा, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग मुझे बुलाने आए हो? सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी के बारे में, तब तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो? अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहीं नहीं आने वाला। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने आए कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ या किस हाल में हूँ? इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चले आए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे बुलाने आए। नहीं, आपसे यही मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ गए। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे तो नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों ही आंखों में आंसू लेकर कैलाश बाबू के पास पहुंच गए और गिड़गिड़ाने लगे, पिताजी माफ कर दीजिए आप हमें, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? उन दोनों की बातें सुनकर कैलाश बाबू का मन रोने लगा, दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर कैलाश बाबू अब खुद को रोक नहीं पाए, परंतु बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर जाना नहीं चाहते थे। जब गोलू ने फिर से कहा तो वे घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है,
मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटा कर ले आओगे। मुझे तुरंत ही वापस लौटना है। बेटा बहू इस बात के लिए तो तैयार ही थे। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बड़े अच्छे से मिले। कैलाश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु कैलाश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय कैलाश नाथ जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले ली होती। अभी मैं गरम गरम सेक कर दे रही हूँ। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए ना। खाते आप है, तन को मेरे लगता है। अरे नहीं नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोचने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पे डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे करवाने लगी थी। हालांकि घर है अपना, मुझे काम करने में हर्जा नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब देर सवेर उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू रेखा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने देखा कि उनकी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कैलाश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ गए। एक पल को अपने घर को निहारा और फिर उधर से मुंह मोड़ लिया। सोचने लगे, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले वहीं रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मन पसंद के काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। कैलाश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे, लेकिन जाते जाते वे रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज देने लगे। बेटा और बहू दोनों अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी कैलाश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। मुड़कर देखा तो कैलाश बाबू उनसे कह रहे थे, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। कैलाश बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने के लिए बोले। जानकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही कैलाश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह गया, और बहू रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ, आप आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब से आ गई और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रेखा ही फिर बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही तो मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम घर में नहीं रह कर वृद्धाश्रम में रह रही हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ से बात करवा दो, एक बार तो बात करवा दो। तो भाभी ने यही कहा था कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और माँ, मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे बताए बिना चली गई हो, इस बात का मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था माँ कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तेरे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वो यहाँ छोड़कर चले गए थे।
लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से फिर लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहलाने में भी शर्म आती है बेटी। एक ने अपनी माँ को घर से निकाला, एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सर शर्म से झुक गया। वह अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ना ही ससुर की तरफ सिर उठाकर देख पा रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ में कर रही हूँ, अपने ससुर के साथ कर रही हूँ, कभी मेरे माँ बाप के साथ भी वैसा ही हो सकता है। रेखा, तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों ही घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो कैलाश जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और बोले, हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास रहना ही नहीं है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की उन दोनों को, परंतु कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे को झेल सके। इतना कहकर कैलाश जी और जानकी जी मुड़कर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। रेखा और रोहन दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब रोहन ने उस कागज को खोलकर देखा, तो उसमें उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई दिखी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है आज, मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। उधर रेखा भी अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने कितना सही कहा है, संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से होता है और माता पिता वृद्धाश्रम में संतान की वजह से। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बे आवाज लाठी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो।